बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसफ़ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आज दो तीन मौज़ूआत पर आपके साथ बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से IMF को जो ख़त भिजवाया गया तो उसके जो मंदरजात हैं वो सामने आ गए हैं। ये भी आपको बताएंगे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसकी जो मखसूस नशस्तों का तनाज़ा है और वो ख़त का जो मामला उठा है तो उसकी कानूनी हैसियत क्या है। इसके अलावा आपसे बात करेंगे MQM के जो गवर्नर हैं कामरान टसूरी, उनकी जो ऑडियो लीक हुई है और उस पर जो जमात इस्लामी सिंध के रहनुमा हैं हाफिज नईमुर रहमान, उन्होंने जो मुतालबा किया है कि वो वादा माफ गवाह बन जाएं। तो पहले तो इस ऑडियो को देखेंगे और ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कि आया MQM की अब मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है उसमें अगर गुंजाइश है भी तो क्या उनकी इज्जत होगी। ये वो मौज़ूआत है जिस पर हम आपसे तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से IMF को जो ख़त भिजवाया गया, जिसका मीडिया में खासा शोर उठा कि ये ख़त नहीं भिजवाना चाहिए था और पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, सियासी जमातें हैं, वो कम अज़ कम अगर उनके सियासी इख्तलाफात है तो अपनी जगह करें। लेकिन चूँकि IMF के मायदे के साथ पाकिस्तान की रियासत का ताल्लुक है, किसी जमात का नहीं है, तो ऐसे ख़त भिजवाने से गुरेज किया जाना चाहिए। तो उस ख़त के मंदरजात क्या हैं ये आपके साथ पहले शेयर कर लेते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से आलमी मालियाती इदारे IMF को अरसाल किया गया जो मरासला है वो मौसूल हो चुका है। ये मैंने आपको अब बता दिया है। मरासले में IMF की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उन्हें मुखातिब किया गया है, जिसमें कहा गया है कि PTI IMF की सहूलतकारी की राह में रुकावट नहीं बनना चाहती। वो सहूलत जो मुल्क की तवील मुद्दती माशी बहबूद को फ़रोग़ देती हो, लेकिन सिर्फ मुंतखब हुकूमत के साथ ही मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। ऐसी हुकूमत जिसे पाकिस्तानी अवाम का एतमाद हासिल हो। इस ख़त में मज़ीद कहा गया है कि सहूलत के साथ साथ इस्लाहात ज़रूरी हैं जो कर्ज की अदायगी में आसानी पैदा करे। अलावाजी मरासले में मज़ीद भी लिखा गया है कि PTI पाकिस्तान के सबसे बड़ी मकबूल तरीन जमात है। PTI ने इस मरासले में ये भी कहा है कि IMF 1997 में बनाएगी अपनी पॉलिसी गाइडलाइन नोट को मद्देनजर रखे। मरासले के मतन में ये भी वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिदायत पर IMF को ये खत अरसाल किया जा रहा है। PTI हुकूमत साजी, कर्जों की अदायगी, कानून की हुक्मरानी के लिए IMF की डील की अहमियत से आगाह है। इससे कबल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर, उन्होंने तस्दीक की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को खत अरसाल किया है। उमर अयूब के हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि हम नहीं चाहते कि IMF के प्रोग्राम में रुकावट बने। मरासले में हमने IMF को सिर्फ उनका वादा याद करवाया है। उन्होंने कहा कि PTI आलमी मालियाती इदारे IMF प्रोग्राम के लिए रुकावट बनी न बनेगी। उन्होंने कहा कि जब IMF के साथ बात हुई थी तो इसमें एक शर्त थी कि शफाफ इलेक्शन होंगे। अमर अयूब ने भी इस हवाले से कहा कि इलेक्शन में धांधली नहीं बल्कि दांधला हुआ है। फाफन जनरल इलेक्शन का ऑडिट रिपोर्ट और इलेक्शन के हकायक सामने लाए। उन्होंने कहा कि शाखर्चियां निगरान PDM हुकूमत करे और इसका खमियाजा पाकिस्तान की गरीब अवाम भुगते। PDM2 किसी किस्म का रिफॉर्म प्रोसेस नहीं कर सकते। ये लोग पैसों का सही इस्तेमाल नहीं जानते। उन्होंने मजीद कहा कि PTI चाहती है कि जो कर्ज लिया जाए वो रिफॉर्म में इस्तेमाल हो, न कि शाखर्चियों में इस्तेमाल हो। अब ये खत जो है इसके मंदरजात भी सामने आ चुके हैं। इस खत की कोई हैसियत है तो इस खत की मेरा ख्याल है कोई हैसियत नहीं है और यही कहा जा रहा था कि ये खत जो है IMF को न लिखा जाए, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी इस हवाले से मुनकसम थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि IMF को खत लिखा जाना चाहिए, कुछ ने कहा कि नहीं लिखना चाहिए, ये मुनासिब नहीं है। बहरहाल अगर IMF को खत लिख भी दिया गया है तो मेरा ख्याल है इससे कोई बड़ा तूफान आने वाला नहीं है। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों के तनाज़े के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने उस पर समाअत जो है मुकम्मल की है और इस मामले में एक खत भी जो है वो सामने आया है जिस पर काफ़ी हलचल हुई कि जी जो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं साहबजादा हामिद रजा,
انہوں نے تو یہ لکھ کر دیا ہے 26 فروری کو الیکشن کمیشن کو کہ جی ہم نے الیکشن نہیں لڑا، ہمارا کوئی امیدوار نہیں تھا، اس لیے ہمیں مخصوص نشستیں جو ہیں نہیں چاہیے۔ کافی ہلچل ہوئی، لیکن یہ خط منظر عام پر آیا اور بعد ازاں صاحبزادہ حامد رضا نے بھی اس حوالے سے وضاحت کی، جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، جو عدالت میں پاکستان سنی اتحاد کونسل کے وہ وکیل تھے۔ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے سارے آزاد ممبران جو ہیں وہ اس وقت پاکستان سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے ہیں، بیرسٹر علی ظفر، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کا خط ہو بھی تو انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پاکستان کے آئین نے، دستور نے جماعتوں کو، سیاسی جماعتوں کو ایک تناسب سے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں، اور کسی کا بھی خط جو ہے اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ یہ خط جو ہے یہ میڈیا پر منظر عام پر آیا، اور صاحبزادہ حامد رضا نے جب وضاحت کی تو ساری چیزیں سامنے آئے گی۔ خط یہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے پاکستان سنی اتحاد کونسل کو یہ لکھا تھا کہ آرٹیکل 206 کے تحت کے قانون کے مطابق الیکشن میں 5% خواتین کو ٹکٹ جاری کرنا ضروری ہوتے ہیں، تو آپ نے کن کن خواتین کو ٹکٹیں دی ہیں الیکشن میں سن 2024 کے، تو ان کی فہرست ہمیں بھجوا دیں۔ تو اس حوالے سے 26 تاریخ کو پاکستان سنی اتحاد کونسل نے جواب دیا کہ ہمارا کوئی امیدوار الیکشن میں کھڑا نہیں ہوا، اس لیے خواتین کی نشستوں کا تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم نے کسی کو اس حوالے سے نہ ٹکٹ دیا ہے نہ کسی نے ٹکٹ لیا ہے۔ تو یہ وہ خط تھا جس پر کافی ہلچل ہوئی، اور صاحبزادہ حامد رضا نے بعد میں خود بھی نجی ٹیلی ویژن چینل پر آ کر اس کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ آئین کے آرٹیکل 104 کے تحت طے ہوتا ہے، اور جنرل جو نشستیں ہیں خواتین کی وہ جو ہیں آرٹیکل 206 کے زمرے میں آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آئین کے آرٹیکل 104 کے تحت الیکشن کمیشن کو استدعا کی ہے، اپنی فہرست دی ہے کہ جی ہمیں خواتین اور جو اقلیتوں کی مخصوص نشستیں ہیں جو ہماری خیبر پختونخوا، وفاق، پنجاب، سندھ میں اراکین ہیں، ان کے تناسب سے دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کیس لگا ہوا ہے 2 دنوں سے، الیکشن کمیشن جو ہے اچانک خط سامنے لے آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے ان سینئر صحافیوں پر بھی کہ جو حقائق نہیں دیکھتے، جنہوں نے اس چیز کا ادراک نہیں کیا کہ خط کہاں ہے، کس طرح ہے، کیا اس میں لکھا ہے، اور اس پر تبصرے شروع کر دیا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی پیٹھ میں چھرا گھوم دیا ہے پاکستان سنی اتحاد کونسل نے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کوئی بات نہیں ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے۔ دوسری طرف اب آتے ہیں مخصوص نشستوں کی قانونی جو حیثیت ہے، اس حوالے سے جو مختلف قانون دان ہیں ان کا تو یہ استدلال ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ہر جماعت کا حق ہے، جس کی جتنی پارلیمنٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں نمائندگی ہوگی، جتنی سیٹیں ہوں گی، اس میں بھی جو قانون دان ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ جو جس جماعت کا ہمدرد ہے تو وہ اسی کے حق میں دلائل لیتا ہے۔ قانونی معاملات جو ہیں وہ بھی سیاست کی نظر ہو رہے ہیں۔ تو اب جس آرٹیکل 104 کا حوالہ دیا جا رہا ہے، تو بیرسٹر ظفر اللہ ایڈوکیٹ جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، تو انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں کی تشکیل کے وقت یہ طے پایا تھا کہ الیکشن سے پہلے جو ہے متعلقہ جماعتیں جو ہیں وہ اپنی فہرستیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں گی، اور انہوں نے کہا کہ اس میں ایک اہم مسئلہ اور بھی ہے کہ یہ فہرست پھر تبدیل بھی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اب الیکشن کمیشن کے پاس مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ اختیار ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف یعنی سنی اتحاد کونسل کو یہ نشستیں الاٹ کرے۔ کئی دیگر قانون دان جو ہیں ان کا بھی یہ استدلال ہے، اور انہوں نے ساتھ مزید اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ باپ پارٹی کو خیبر پختونخوا میں بعد میں نشست دی گئی، مخصوص 3 آزاد ممبران جو ہیں انہوں نے باپ پارٹی میں شمولیت اختیار کی سن 2018 کے انتخابات کے بعد، اور انہیں خیبر پختونخوا میں بعد میں نشست دی گئی، تو انہوں نے کہا کہ اس کی حیثیت نوعیت الگ ہے، کیونکہ باپ پارٹی اس وقت جو ہے پارلیمنٹ کا حصہ تھی، وہ نشستیں بلوچستان سے جیت چکی تھی، خیبر پختونخوا میں اسے الاٹ کی گئی، جبکہ جو اس وقت سنی اتحاد کونسل کی پوزیشن ہے، سنی اتحاد کونسل نے سرے سے اپنے پارٹی سمبل پر الیکشن ہی نہیں لڑا، ان کا انتخابی نشان گھوڑا تھا، اور جو صاحبزادہ حامد رضا ہیں جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں، اس پارٹی کے سربراہ ہیں، جو رجسٹرڈ پارٹی ہے، تو انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے آزاد حیثیت سے فیصل آباد سے الیکشن لڑا، اور مینار ان کا نشان تھا، اس پر وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو سچویشن ہے یہ اس سے کافی مختلف ہے، اور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جا کر
मुमकिन है कि पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिलीफ मिल जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन में लगता नहीं है कि पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें मिल जाएं। इस मामले में जो सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM और साथ जमीयत जो है वो भी अब इलेक्शन कमीशन पहुंच चुकी है, और उनका इस्तिदलाल ये है कि चूंकि ये नशिस्तें खाली तो रह नहीं सकती, इसलिए अगर ये पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलती तो ये नशिस्तें जो है ये हमें दी जाएं। तो अब अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई है। अब सदर मुमलिकत का मामला ही देख लें। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इसलिए इनकार किया, समरी पर इसलिए दस्तखत नहीं किए कि उनका इस्तिदलाल ये था कि पार्लियामेंट जो है और सूबाई असम्बलियाँ वो मुकम्मल नहीं हुई। उनका ख्याल ये है कि असम्बलियाँ मुकम्मल तब होंगी कि जब जो है मखसूस नशिस्तें तमाम जमातों को अलाट कर दी जाएंगी, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन फहरिस्तें जारी करने में नाकाम रहा है, इसलिए उन्होंने जो समरी थी जो वज़ीर आज़म हाउस की जानब से आई थी वो मुस्तरद की, और अब स्पीकर ने 29 तारीख का ये इजलास जो है ये बुलाया है। तो ये एक अजीब व गरीब सिचुएशन है, और ये उस वक़्त से है कि जब सन 2022 मार्च के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, तो उसके बाद बहुत सारी कानूनी आईनी पेचीदगियां पैदा हुई। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो ये कहा है कि सदर मुमलिकत के खिलाफ 2 जगह उनका कहना है कि मुकदमात बनेंगे। उन्होंने कहा कि 2 दफा उन्होंने आइन तोड़ा। एक उन्होंने कहा कि असम्बली का इजलास न बुलाकर, दूसरा उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी थी तो कानून आइन के मुताबिक फिर किसी को इख्तियार नहीं होता कि उसके बाद असम्बली तोड़े। तो आरफ अलवी ने उसके बाद जो है असम्बली तोड़ी थी, ये जो है उस पर लागू होते हैं। मेरा ख्याल है कि इस दौरान 2-3 और भी इस तरह की चीजें हुई कि जिसमें फिर आइन जो है, कानून जो है वो भी उलझ कर रह गया, बल्कि या वो खामोश रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी और आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराना जरूरी होते हैं, इंतखाबात नहीं कराए गए। बाद में जब PDM की जो 16 माह की हुकूमत थी वो अपनी मुद्दत पूरी करके ख़त्म हुई, तो उसके 90 दिन के बाद भी आइन के मुताबिक जो इलेक्शन कराना ज़रूरी होते हैं तो वो नहीं हुए। तो ये सिचुएशन ही इस तरह पैदा हो गई थी। ये गुज़श्ता ये 1-2 सालों में फिर आइनी और कानूनी बहुत सारी पेचीदगियाँ जो हैं वो पैदा हुई, बल्कि आम इंतखाबात के हवाले से तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पहले तो सख्त नोटिस लिया जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जी सियासी जमातें जो हैं मेरा ख्याल है कि अब संजीदगी का मुजाहरा कर रही हैं और वो कोई रास्ता निकाल लेंगी। तो ये कहकर उन्होंने वो दरखास्त निपटा दी थी, कोई आर्डर इस हवाले से नहीं किया था। फाइज ईसा जब चीफ जस्टिस बने तो उनकी अदालत में ये मामला जब आया तो उन्होंने इस पर सख्ती की। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन जो है वो एक मेज पर बैठे और इलेक्शन की तारीख जो है वो तय हुई। तो मेरे कहने का मकसद ये कि इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है। अब आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशस्तों का ही मामला देख लें, पाकिस्तान की तारीख में पहले इस तरह कभी नहीं हुआ कि कोई ऐसी जमात जो है उसमें लोग शामिल हो गए हों कि जिसने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया। अब अगर कॉमन सेंस की बात की जाए तो अगर किसी जमात ने हिस्सा नहीं लिया तो मेरा ख्याल है इतनी गुंजाइश इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास होना चाहिए कि वो इनकी बाद में दी गई फहरिस्तें भी तस्लीम करे और उसके मुताबिक नशिस्तें जो है उनको दे। लेकिन कानूनी माहिरीन कहते हैं कि इस तरह की गुंजाइश है नहीं है। अब कानून बनाया किसने है? कानून बनाया है इन्हीं सियासतदानों ने, इन्हीं सियासी जमातों ने। तो अब क्या हो सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसको भी कम से कम देखना चाहिए था कि वो ये क्या कर रहे हैं। उनको ये सारे नताइज इन चीज़ों को देख कर परख कर जो है फैसले करने चाहिए थे। वैसे ही वो आजकल ज़ेर-ए-ताब हैं, वैसे ही वो आजकल जो है टारगेट हैं। तो उनको इस तरह के फैसले करने चाहिए थे ताकि उनके लिए पेचीदगियां कम से कम हो। जमात इस्लामी के साथ अगर उनका इत्तेहाद हो जाता और उनके लोग जमात इस्लामी में शामिल हो जाते तो मेरा ख्याल है मखसूस नशस्तों का तनाज़ा न होता। अलबत्ता एक चीज़ उसमें तहरीक इंसाफ के लिए थी कि जमात इस्लामी ने अपनी फहरिस्तें जमा की हुई थी, फिर उनकी ख़वातीन और उनके जो मखसूस नशस्तों के लिए अक़लियती मेंबरान है वो मुंतखब होते। और यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपनी पार्टी की जो ख़वातीन हैं, अपने पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो अक़लियती उम्मीदवारान हैं
ان کو منتخب कराना चाहते हैं। ये एक फ़र्क है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी की बजाय जो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसमें शमूलियत का फैसला किया। अब देखते हैं कि नशिस्तों का फैसला होता क्या है इलेक्शन कमीशन से। तो मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें मिल जाएंगी। आखिर में आते हैं MQM की जानब। तो MQM के जो डिप्टी कन्वीनर है मुस्तफ़ा कमाल, उसकी पहले आइडियो लीक हुई, बाद में जो गवर्नर सिंध हैं कमरान टसूरी उसकी भी आइडियो लीक हुई है, और दोनों में एक चीज़ जो है वो मुश्तरक है कि जी MQM जो है वो 100% दांदी से जीती है। ये मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती टीम ने MQM को कहा और उनसे ये कहा है कि ये हमें पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कहा है। तो मुस्तफ़ा कमाल ने इस हवाले से गुफ्तगू की है, वो आपके इल्म में है। साथ साथ उन्होंने इस वीडियो की भी तस्दीक की है और उन्होंने तो ये भी कहा है कि हमारे अंदर घुसपैठिया था जो MQM लंदन का कारिंदा था, तो हमने उसे भी शनाख्त कर लिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहरहाल कामरान टसूरी की जो आइडियो लीक हुई है उसमें भी यही बातें हैं, और उन्होंने अलबत्ता ये कहा है कि जो लोग कहते हैं कि MQM का मैंडेट 100% जेली है, तो उन्होंने कहा कि ये खुद जो है 200% जेली मैंडेट के साथ आए हैं। उन्होंने अलबत्ता ये शिकवा किया है अपनी क़यादत के सामने, राब्ता कमेटी के सामने। वो शिकवा ये किया है कि जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही थी तो हमारी 7 सीटों की काफ़ी बड़ी अहमियत थी, और हमारी 60 सीटों की वजह से इमरान खान की हुकूमत जो है वो ख़त्म हुई और PDM की हुकूमत कायम हुई। उन्होंने कहा कि इसका खमियाजा हमने भी भुगता, हमें इसका काफ़ी नुकसान हुआ, मुश्किल वक्त में हमने इन लोगों का साथ दिया, लेकिन चूंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है मिल गए हैं और उन्हें पता है कि उनकी वफाक में दोनों के मिल जाने से अब उन्हें किसी तीसरी जमात की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पंजाब की छोटी जमातें जो हैं उनके साथ मिली हुई हैं, इसलिए वो हमें ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते। ये भी इतलात हैं कि गवर्नर का ओहदा जो है वो MQM को मिलने का कोई चांस है नहीं है। एक साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत की पेशकश हुई है, लेकिन वो भी बेदिली के साथ, जी अगर आप लेना चाहते हैं तो हम आपको दे देंगे। यानी वो इस तरह का वो कहते हैं कि रवैया है कि जिस तरह अब हमें खैरात दी जा रही है, तो उन्होंने कहा कि हमने राब्ता कमेटी के सामने सारी चीज़ें रखी हैं। अब अगर हम ऐसी हुकूमत का हिस्सा बनते हैं जिसमें हमारे पास इख्तियार ना हो और कोई चीज़ ना हो, तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन में बैठना जो है ज़्यादा बेहतर है। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये मुश्किल फैसले हैं, राब्ता कमेटी के सामने हमने अपना मौक़िफ़ सामने रख लिया है, हमने मुस्तक़बिल को देख कर फैसले करने हैं। राब्ता कमेटी अब जो फैसला करेगी तो उसी के मुताबिक जो है MQM का लाएअमल तय होगा। एक चीज़ तय है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने इस दफ़ा जो है MQM का पत्ता जो है वो सिंध से भी काट लिया है और वफाक से भी काट लिया है। कामरान टसूरी के इस आइडियो लीक पर जो जमात इस्लामी सिंध के रहनुमा हैं हाफिज नईम उर रहमान, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि गवर्नर सिंध कामरान टसूरी इंतखाबात में की जाने वाली बेज़ाब्ती जेली मैंडेट के हवाले से असल हक़ाइक़ कौम के सामने पेश करें, वादा माफ गवाह बन जाएं और बता दें कि किस तरह मुस्तरद शुदा पार्टी को अवाम पर मुसल्लत किया गया है। ये जमहूरियत के लिए अच्छा होगा और आइंदा मुल्क में जमहूरियत को कोई पामाल नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में 200% जेली मैंडेट वाले मुसल्लत हैं। कमाल मुस्तफ़ा और गवर्नर सिंध के एतराफ़ात के बाद इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर फॉर्म 47 के जाली नताइज कलअदम करार देकर फॉर्म 45 के मुताबिक दुरुस्त नताइज का ऐलान करे। उन्होंने कहा कि कराची समेत पूरे मुल्क में 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, जिसके नताइज और 10 फरवरी को जेली फॉर्म 47 के मुताबिक सुनाए गए। कराची में वोट सिर्फ जमात इस्लामी PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को मिला है। MQM जैसी मुस्तरद शुदा पार्टी को जेली फॉर्म 47 के तहत नताइज देकर कराची के अवाम पर मुसल्लत किया गया है। तो मेरा ख्याल है ये सिर्फ जमात इस्लामी का शिकवा नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून खुद जो है यही वावेला कर रही है कि दांधी हुई है, ANP दांधी का वावेला कर रही है, JUI दांधी के खिलाफ सराप एहतजाज है, बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें जो हैं वो सराप एहतजाज है। ये जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं इनकी शफाफियत जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा सवालिया निशान है, और इसने इलेक्शन कमीशन के जो किरदार है उसको काफ़ी हद तक जो है वो मतनाज़ा बनाया हुआ है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद कितनी आइडियोज़ और वीडियोज़ आती हैं। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।